नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, हम देख रहे थे पशु परिचर। ओके, पशु परिचर का सिलेबस देख रहे थे। सिलेबस में मॉडल पेपर देखेंगे आज। मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है साथियों। 2016 का मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर हुआ? प्रश्न पत्रिका ही आपके सामने ऐसा नंबर हो चुके हैं। ये किसी विद्यार्थी का है साथियों, ऐसा नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर कोड आ जाता है आपका। पृष्ठों की संख्या पूरी 32 है, प्रश्न की संख्या पूरी 120 क्वेश्चन आते हैं साथियों। 2 घंटे का आपके पेपर आता है। क्लियर हुआ? पूर्णांक आपके 120 नंबर का आता है, एक का आता है साथियों प्रश्न। क्लियर हुआ? ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार के। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए कि ओके, एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए गए, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्देशित करते हुए उनमें से केवल एक गोले करना है। बबल करते हुए पत्र नीले बॉक्स पर पॉइंट से इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए होते हैं, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ ले, रीड कर लेना है साथियों। क्लियर है? हिंदी मीडियम हो चुके हैं और इधर इंग्लिश मीडियम हो चुका है। ओके, इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र आते हैं। ओके, इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक कहा न जाए। इस प्रश्न पत्रिका को जब तक आपको नहीं खोलना, जब तक आपके जो टीचर होते हैं वो आपको न कहें साथियों। ओके, इस प्रकार से आपके कुछ मॉडल पेपर आते हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 2016 का है और इसमें साइंस बहुत ही खतरनाक दी गई है साथियों। जो साइंस है उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से दी गई कि आप एक बार देखोगे तो आपके दिमाग हिल जाएगा साथियों। ओके, साइंस से संबंधित पूरे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पशु परिचय से संबंधित है। क्या है? पशु परिचय की भर्ती है, इसलिए इसमें साइंस बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से दी गई है साथियों। लगभग 23 से 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी साथियों। क्लियर हुआ? तो देखते साथियों, यहाँ पर कोड आता है जिसके आप स्कैन करके उसको पूरा मॉडल पेपर निकल सकता है। तुम तो हिंदी मीडियम से हो साथियों, तो हिंदी मीडियम की चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, तो पहला क्वेश्चन है साथियों, इस जो 2016 का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है, परीक्षा में आया था वो क्वेश्चन है। ओके, पहला है कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे देते हैं। अब एक चीज़ प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने सबसे पहले इस कार्य को सबसे पहले पूर्ण किया था साथियों? ओके, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ACL कार्लाइल। कौन हो जाएगा? ACL कार्लाइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरा है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि उनके बीच में जो भी युद्ध हुआ था, अनदेखा हुआ था, यानी कि किसी के द्वारा देखा गया था, उसका वर्णन होता है। तो कौन से ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है? तो राजरूपक ग्रंथ में मिलता है साथियों। ओके, किसमें? राजरूपक ग्रंथ के अंदर। अरे भाई हट जा। अगला है कि चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? क्या है? जो चावड़ थे उनके सबसे प्राचीन की पुराना सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो होता है भीनमाल। कौन सा? भीनमाल था। अगला है कि सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एक एवं प्रबंध की उपाधि किसे प्राप्त की? तो किसे दी साथियों? तो मान सिंह को प्रदान की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देह किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट के द्वारा भेंट की गई थी साथियों? तो वो की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दिया। छठा क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मोस्ताबाद रखा था? तो उसका नाम है यहाँ पर गागरेन। क्या नाम था? गागरेन रखा गया था। अगला है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है साथियों? तो इसके अंदर हो जाएगा 4 नंबर का संत चरणदास जी। संत चरणदास जी एक ऐसा है जो 1503 ईस्वी में उनका जन्म नहीं हुआ था साथियों। अगला है कि जिरोही भांकला गंधा किस उद्योग के नाम है? जिरोही भांकला गंधा किस उद्योग के नाम दिए गए हैं? तो वो दिया गया है यहाँ पर जटपट्टी। किसके? जटपट्टी का दिया गया है। क्लियर हुआ? अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त किया गया है?
तो वो साथियों 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला है कि चंपकली आभूषण पहना जाता है, यानी कि जो चंपकली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, सिर में, पैरों में या फिर गले में। तो वो पहना जाता है गले के अंदर पहना जाता है। चंपकली गोल गोल सा होता है, उसको गले के अंदर पहना जाता है। अगला है आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? पुंडरीक, मीरबख्श बख्श, वीर जी या फिर साहिब राम ने? तो इस किया था वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने इसका क्या किया था? चित्रांकन किया था, यानी कि चित्रांकन करके उसका रागमाला चित्रावली ये कवि है, ये भी वर्तमान में 12 किताब के अंदर चित्रकला में स्थित है साथियों, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अगला है कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो वह हो जाएगा साथियों बी नंबर का। ओके, जो दूसरा है यानी कि बी नंबर का हो जाएगा बांकर माता गढ़ मंदिर, जो जोधपुर में नहीं है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी किसने स्थापित किया? यानी कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जो कन्या विद्यालय था वो 1932 ईस्वी में स्थापित किया था सर, लेकिन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? यानी कि राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी जहाँ उत्तराधिकारी के द्वारा शुल्क नहीं लिया जाता था साथियों, तो उसका नाम हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर भी एक रियासत के रूप में जानी जाती है साथियों। अगला है कि अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय क्रांतिकारी ने व्यतीत किया। क्या है? जमरदास वैरागी साधु थे, उनके वेश में अंतिम समय ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने व्यतीत किया था मेरे साथियों? तो उसका नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह। आपने कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा इसके बारे में, जोरावर सिंह के बारे में आप पढ़ना आप। अगला है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? यानी कि जो रियासती सचिवालय होता है, रियासत का जो सचिव होता है उसका जो सचिवालय, यानी कि सचिव जहाँ पर बैठता है उसको सचिवालय कहते हैं, लेकिन पहले रियासतें चलती थी, इस कारण से रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी साथियों, कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1943 को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी जो लिखी है, यानी कि जो अर्ली चौहान डायनेस्टी की शायद किताब है ये, तो ये किसने लिखी है प्यारे साथियों? तो ये लिखी है दशरथ शर्मा ने। किसने? दशरथ शर्मा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दशरथ शर्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राजा थे साथियों, ये महाराजा थे कि राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उसे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जाना जाता था। तो कौन सम्मिलित हुआ था साथियों? उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था तब। तो लुडलो कौन था? लुडलो उनके राज्याभिषेक के उत्सव के अंदर सम्मिलित हुआ था और पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करता था साथियों। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने क्या है? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध कब, अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों के द्वारा मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? तो 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता से हुआ था? यानी कि अंग्रेजों के मांगरोल युद्ध हुआ था, लेकिन कोटा के जो विरुद्ध हुआ था वो किसकी सहायता से हुआ था साथियों? तो वो हुआ था जालिम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जालिम सिंह के द्वारा हुआ था। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है साथियों? तो इसमें हो जाएगा झालावाड़ सुमेर सिंह, यानी कि जो रियासत झालावाड़ है और शासक सुमेर सिंह यहाँ का नहीं है साथियों। देखो साथियों, हर चीज़ का यहाँ पर उत्तर देना सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि देखो एक इतिहास ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हर प्रकार की लिए इम्पोर्टेंट रहती है साथियों, इसलिए इसका आंसर आपको हर चीज़ हर प्रकार की इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में ज़रूर मिलेगा साथियों, क्योंकि साथियों हर प्रकार की चीज़ों को याद रखना मुश्किल नहीं होता है। इसलिए ओके, ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रकार का जो टीचर होता है उसके लिए पूरी तो इतिहास क्या है, पूरी तो हिस्ट्री, पूरी जीके, पूरी हिंदी पूरी चीज़ों को याद रखना इम्पॉसिबल होता है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 5 से पढ़ते आते हो साथ ही आप। कब से पढ़ते आते हो? क्लास 5 से पढ़ते आते हो। तो कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? तो हो जाएगा 10.41।
कितना हो जाएगा 10.41। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार कितना होते हैं। लगभग आपको मैं 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक आपके 5-10 साल आपके आता है कि राजस्थान का राज्य देशांतरी विस्तार कितना, राजस्थान राज्य का पूछ रहा है यहाँ पर, तो कितना होगा साथियों, तो हो जाएगा 69 डिग्री 30 देशांतर से 78 डिग्री 17 देशांतर पूर्व। ओके, इसलिए इतने धीरे बोला क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है ना, इसलिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है उसको बोलना पड़ता है। अगला ये राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में जो भूमि का जो क्षेत्र है और उसमें अरावली पर्वत श्रेणी है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों, कितना है, मुझे भी आज पता चलेगा कि कितना रहेगा, तो वो हो जाएगा 550 किलोमीटर। कितना रहेगा साथियों, 550 किलोमीटर रहने वाला है। अगला है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब आपसे पूछ ले राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो देखो साथियों बहुत सारे लासड़िया करके आएंगे, क्या करके आएंगे, लासड़िया, तो उड़िया होगा। पठार के बारे में बात हो रही है, तो देखो साथियों पठार से जितनी भी चीज़ें होगी मैं आपको एक बार क्लास ले लूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो साथियों। एक चीज़ और बता, तो साइंस की जो क्लास चल रही है वो आपको 8 बजे देखने को मिलेगी साथी, कितने 8 बजे आपको देखने को मिलेगी साइंस की क्लास। ओके, ओनली पर 2 क्लास लूँगा जिसमें आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी साथियों। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। यदि कुछ बचे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसको भी बाद में ले लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन के 56 का मैदान स्थित है। जो 56 का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान स्थित है। अगला है कि राजस्थान में कौन सा भू बीहड़ स्थलाकृति जिसे रिवन टेपोग्राफी के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है, यानी कि भू क्षेत्र स्थलाकृति है उसको पूरे संपूर्ण भारत में जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो कौन से बेसिन में स्थित है, तो वो हो जाएगा पहले साथियों चंबल बेसिन पर। अब एक चीज़ बताओ कि चंबल बेसिन कहाँ पर स्थित है, ये कोटा के अंदर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है। देखो साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपके सामने झाकम नदी पर। कौन सी पर, झाकम नदी पर। देखो साथियों आप सोच भी नहीं सकते हो कि जिसको आता है तो बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता था, जिसको पता नहीं था कि बिसलपुर कौन सी नदी पर है, मुझे भी पता नहीं था, आज ही पता चला है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये बिसलपुर है जो झाकम नदी पर है। क्यों क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि झाकम नदी पर है ही नहीं, बनास नदी पर है। अब बनास नदी कहाँ पर स्थित है, टोंक जिले में स्थित है, और बिसलपुर कहाँ है, टोंक जिले में स्थित है। झाकम नदी कहाँ पर आएगा पहले साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है, यानी कि जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके सामने उपोष्ण कटिबंध में। कौन से में, उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है जलवायु की दृष्टि से। अगला है कि एरिडिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत फैली हुई है, यानी कि देखो साथी मिट्टियाँ अनेक प्रकार की पाई जाती है, काली मिट्टी, धोली मिट्टी, ये अलग प्रकार की है, और ये एरिडिसोल्स मिट्टी है राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। हर प्रकार की मिट्टी की नॉलेज भी रहना आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखो फिर भी जो इम्पोर्टेंट रहती है उसके लिए अलग से क्लास लगाऊंगा, वहाँ अच्छी तरीके से देखना चाहते हो। क्लियर हुआ, तो ये शुष्क प्रदेश में, कौन से में, शुष्क प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है साथियों ये। तो सब जूम कर लेंगे इसको, चलो कोई दिक्कत आने वाली। अगला 30 की बात करें तो शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं, क्या है, शुष्क सागवान के जो सघन वन हैं राजस्थान के किन जिलों में सबसे अधिक पाए जाते हैं साथियों, तो ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा कैसे कौन से वन पाए जाते, शुष्क सघन वन पाए जाते हैं। अगला 31 की बात करें कि राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। देखो साथियों काले हिरण के बारे में जो बातचीत करें तो इसकी बात आ गई, तो चलो एक चीज़ की बात और कर लेते हैं। अभी वर्तमान में एक केस चल रहा है खतरनाक वाला, सभी को पता है, सलमान खान वाला। को सलमान खान किसके बीच में टकराया हुआ है, लॉरेंस के बीच में, लॉरेंस और लॉरेंस दोनों का एक ही मुद्दा है, हिरण। हिरण को मार दिया था किसी को, सलमान खान ने। इसी कारण से लॉरेंस के बीच में बहुत ही खतरनाक मुद्दा चल रहा है। देखो साथियों हर चीज़ की ये जरूरत नहीं कि हम हर चीज़ को लड़ाई से करें, क्या है यहाँ पर एक चीज़ आती है, हर चीज़ को ये जरूरत नहीं कि लड़ाई से ही हर चीज़ को समाप्त किया जाता है। देखो साथियों हर चीज़ को किसके द्वारा किया जाता है,
किसी किसी चीज़ को समझौते की ज़रूरत भी पड़ती है, किसकी ज़रूरत है समझौते की। लेकिन जो सलमान भैया हैं वो समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए लॉरेंस को आ रहा है गुस्सा, उसको मारना चाहता है। देखो साथी, हम तो कुछ नहीं करना चाहते, हम तो एक टीचर है, इसलिए उनकी लड़ाई को भूल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, हम तो कर लेते हैं बात कि राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, हो जाएगा इसके अंदर ताल छापर। कौन सा हो जाएगा? ताल छापर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानवीय जात कारण नहीं है। क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानवीय जनित क्या क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का प्रौद्योगिकी विकास। अगला है कि अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? अफीम बहुत खतरनाक चीज़ है, ड्रग्स से समान उसी प्रकार नशा वसा होता है। ओके, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ झालावाड़, इसे एक चीज़ है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी बहुत खतरनाक अफीम की जो खेती है बहुत ही धूमधाम तरीके से की जाती है साथियों। किसी को बताना मत कि वहाँ पर होती है, नहीं तो बहुत सारे आपके साथ ही चले जाएंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। यानी कि राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों? तो कौन से में हैं? तो वो आता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कौन से में? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन होते हैं लगभग उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला है कि चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जो चोकला, देखो साथी, नस्ल अनेक प्रकार की होती है, चोकला हो गए, भोंकला हो गए, अनेक प्रकार की, पता नहीं किस किस प्रकार की होती है। तो चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान में किस जिलों में पाई जाती है साथियों? तो इसका उत्तर है गंगा, बाड़मेर एवं जोधपुर होगा क्या? गलत नहीं, सिक्कर और झुंझुनू हो जाएगा साथियों। सिक्कर और झुंझुनू में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चोकला नस्ल की। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का है कि मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना शुरू हुई है, लेकिन राजस्थान के निम्नलिखित यानी कि किन जिलों में अभी प्रभावित है, किन जिलों प्रभावित हो चुके हैं उनसे, यानी कि शुरू हो चुकी है। ओके, तो ये हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों 12 और झालावाड़। 12 और झालावाड़ हो चुकी है, लेकिन 35 नंबर क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है यार। चोकला की बात है, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान किन जिलों में मिलती हैं? तो ये, अरे यार सही है क्या? सिक्कर झुंझुनू मुझे गलत लग रहा है यार। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर है तो चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब देखो एक चीज़ बताओ आपको मैं, बहुत सारी जगह क्या लिखा हुआ था, बहुत सारी जगह लिखा हुआ था NH-15, तो नेशनल हाईवे हो गया ना यार, नेशनल, और इधर हाईवे हो गया, इसलिए बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होने, मेरे साथ मेरे साथ बने रहेंगे तो कतई कन्फ्यूज नहीं होंगे। कहीं राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का जो भू क्षेत्र उसमें सबसे लंबा की बात हो रही है, सबसे लंबे क्षेत्र के बारे में, नेशनल हाईवे की बात हो रही है ना, तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर का कि राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 2013 तक की बात करें हमें, तो इसमें हो जाएगी 5872 किलोमीटर ही रेल क्षेत्र की लंबाई फैली हुई थी साथियों। अभी तो वर्तमान में पता नहीं कितनी फैल गई यार। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जगतपुरा तथा आनंदपुर भुकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध? जगतपुरा के लिए गाने भी बहुत फेमस हैं। ओके, और देखो साथियों जो क्षेत्र फेमस होते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो क्षेत्र फेमस नहीं होते हैं उसके जीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जगतपुरा तथा आनंदपुर भुकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये हो जाएगा सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। आप मत चलना सोना लेने के वहाँ पर लेने लट पड़ जाएंगे साथियों। अगला है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। लिग्नाइट बहुत इंपोर्टेंट कोयला है साथियों। ओके, कोयले 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक कोयला लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा पहले साथियों आपके सामने, ये हो जाएगा बरसिंहसर। कौन सा हो जाएगा? बरसिंहसर हो जाएगा। अब आएगी साइंस बहुत ही खतरनाक वाली। अगला है कि विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा का नाम बताओ जो जोड़ों से संबंधित और क्या कहलाती है साथियों? तो वह कहलाती है आर्थोलॉजी। क्या कहलाती है? आर्थोलॉजी कहलाती है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि अस्थि के मधु गुहा जिसमें वायु या ध्रुव भरा होता है कहलाती है। क्या है? अस्थि की मधु गुहा जिसमें वायु या द्रव भरा होता है उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे साइनस कहते हैं। साइनस। यदि देखो साइंस में यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि साइंस बहुत ही खतरनाक और हिट रहने वाली है इसके अंदर, इसलिए। अब देखो साथियों डायरेक्ट हम 46 नंबर पे चलेंगे साथियों।
हम हो चुके डायरेक्ट 46 नंबर के पास में, क्योंकि देखो साथियों वो क्वेश्चन बहुत हिट थे, इसलिए मैं उसके बाद में आपको क्वेरी बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट उसके ऊपर कि आपकी साइंस कैसी आती है। अगला है कि फीमर। अरे तो प्रश्न को तो पढ़ लेते हैं ना। कि यहाँ पर बताया कि शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि होती है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी और लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो होती है फीमर। ओके। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि जुगाली करने वाले पशुओं को यथार्थ आमाशय होता है। देखो साथियों ये चारों ही होता है। ओके। जुगाली करने वाले पशु में चारों ही होता है, लेकिन यथार्थ आमाशय में होता है। आमाशय के बारे में बातचीत है तो आमाशय में रेटिकुलम होता है। कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। 50 नंबर पे आ चुके हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स भाग है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स भाग है वो किसका भाग है प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा इसके अंदर श्वेत रक्त कोशिका के एग्रेनुलोसाइट का। किसका है? देखो एक चीज यहाँ पर सुनो। अब देखो यहाँ पर भी श्वेत रक्त आ रहे हैं, यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट। ओके, ऐसी चीज आ रही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तो आ रहा है ग्रेनुलोसाइट, यहाँ पर आ रहा है एग्रोनुलोसाइट। इस प्रकार से देखो साथियों हर चीज का निकालना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अगला है कि शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं विद्यार्थियों। ओके। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का आपके सामने कि ग्लाइकोजन उदाहरण है, यानी कि जो ग्लाइकोजन है वो किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा पहले साथियों, वो हो जाएगा पॉलीसेकेराइड का। किसका? पॉलीसेकेराइड का हो जाएगा। देखो साथियों खतरनाक लग रही है मुझे तो साइंस से। अगला है कि अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है। क्या है? जो अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है तो किसकी इकाई है? तो हो जाएगी प्रोटीन की। किसकी हो जाएगी? प्रोटीन की। अगला है 54 नंबर का कि रंथोंगी रोग किसकी कमी से होता है? 5 नंबर का 5वीं क्लास का प्रश्न है कि रंथोंगी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? घोंघा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? तो वह होता है आयोडीन की कमी से। अगला है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन है, तो वह है साथियों 1.36 ml। ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर ml का मतलब है मिलीमीटर, मिलीलीटर क्या? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 57 नंबर का है कि पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या है। पशु गणना के बारे में बात करें और 2012 की बात करें तो बकरी वंश की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आपके साइंस के अंदर कल भी बताया था, उसके अंदर आया था साथियों, और आज भी आया है। यानी कि जो 2016 की पूछा गया था उसमें भी आया था कि कितने? तो 1.65 करोड़ है। ओके, 1.65 करोड़ है। अगला है कि अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थानों के बाहर दी जाती है तो उसे क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं साथियों। अगला है कि गोगा मेडी पशु मेला आयोजित होता है। गोगा मेडी का जो पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है साथियों? तो वो लगता है मेरे हिसाब से हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर लगता है? हनुमानगढ़ जिले में। नागौर मत कर गया ना। अगला है कि प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल कौन सा है साथियों? तो देखो साथियों ये बहुत थोड़ा सा कठिन था, इसलिए इसका मैंने देखा नहीं, और इसका शायद कुछ गलत भी हो जाएगा तो मुझे माफ़ करना। सर्वे इससे साधन होगा शायद इसमें, ये बार आप देखना और कंफर्म बताना मुझे भी कमेंट बॉक्स में। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि किसी नस्ल की सुधार काम करें हम तो सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उसको सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? तो हमको करना चाहिए अवांछित प्रजनन को रोकना, यानी कि जो अवांछित प्रजनन हो रहा है, यानी कि फसलों में जैसे कोई, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, यदि यहाँ पर गाय का प्रजनन बैल से होता है, लेकिन बुरा न मानो यदि गाय का प्रजनन यहाँ पर किससे हो रहा है? भैंसा से हो रहा है, तो अवांछित प्रजनन हो गया ना। इस प्रकार को रोकना ही क्या कहलाता है? अवांछित प्रजनन को रोकना नस्ल सुधार करना कहलाता है। अगला ये पशु गणना 2012 थी, यानी कि जो पशु 2012 के अंदर जो पशु की जनगणना हुई थी वो कौन सी थी? तो 19वीं पशु गणना थी साथियों। और एक चीज़ और बताओ, पशु गणना कब होती है? तो 5 वर्ष में एक बार होती है। कब होती है? 5 वर्ष में एक बार होती है। मनुष्य की होती है 10 वर्ष में।
ओके, ध्यान रखने योग्य बातें हैं सभी के लिए। अगला है कि नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक से तुलनात्मक शिक्षा देने की विधि क्या कहलाती है? तो परिणाम प्रदर्शन। अगला है कि सीखने का सर्वोच्च माध्यम है, तो लिख कर, यानी कि किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसको सब लिखना चाहिए, लिख कर सीखना चाहिए। हमारे टीचर भी कहते हैं कि हमको किसी भी कार्य को करें तो लिखना चाहिए। अगला है कि गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है। गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है क्या? तो श्वसन क्रिया बंद होने पर। ओके, श्वसन क्रिया बंद होने पर। देखो साथियों, लगभग 7-8 क्वेश्चन छूट गए, उनको मैं आपको बाद में क्वेरी के माध्यम से बचाऊंगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सर्रा रोग का क्या कारण, या सर्रा रोग होता है तो उसका क्या कारण है साथियों? तो उसका है ट्रीनोसोमा, क्या नाम है? ट्रीपनोसोमा एवाइनसी। 72 नंबर का है कि मिल्क फीवर रोग है, यानी कि जो मिल्क फीवर रोग है वो किसके कारण होता है? तो जीवाणु जनित के द्वारा होता है। लगभग हमने 7-8 क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं, सभी को मैं बताऊंगा, किसी की चिंता ना करें आप। ओके, 80 नंबर के क्वेश्चन है कि अस्थि की निरंतरता में दरार या भंग को क्या कहते हैं? यानी कि अस्थि की निरंतरता होती है, उसमें दरार या भंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेरे परिषद अस्थि भंग। क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। 21 नंबर का है कि चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, यानी कि चारे में सामान्यतः, यानी कि जो भूसा होता है उसमें जो क्रूड फाइबर होते हैं कितने प्रतिशत आता है? तो 18% से ये अधिक होता है, तो 18% होता है या फिर उससे अधिक होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, लगभग मेरे हिसाब से कहते हैं 4.1 कैलोरी। वैसे तो 4 कैलोरी कहते हैं, लेकिन इसमें 4 नहीं है तो 4.1 कैलोरी कर देंगे, इससे अधिक आपको नहीं करना। ओके, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का है साथियों कि पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। यानी कि पशु को 24 घंटे में, यानी कि यदि कि हमारे कोई गाय है, भैंस है, उसको 24 घंटे में यदि किसी प्रकार की हम खाद्य पदार्थ दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है जैसे कोई खांखला हो गया, जैसे भूसा हो गया, खांखला भूसा एक ही चीज़ है। ओके, ये देते हैं 24 घंटे में, उसको बार बार देते रहते हैं, पटकते रहते हैं। अगला है कि शरीर में हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है, यानी कि हर शरीर में जो हार्मोन होता है स्रावण किसके द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है साथियों? तो होता है केवल अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। अगला 86 नंबर का क्वेश्चन है, 85 नंबर को बताऊंगा, साइंस से इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी हार्ड भी है। अगला है कि नवजात बछड़े बछड़ियों को कोलोस्ट्रम यानी कि कीस की दी जाने वाली मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है साथियों नवजात शरीर भार का 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। ओके, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का है साथियों कि साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें क्या हो? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो एवं प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। उस फसलों को साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, इसमें टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितना प्रतिशत भारत में? विश्व की कुल गायें हैं उनमें भारत में कितना प्रतिशत है? तो उनमें 20% ही भारत में है साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय स्वाई चाल के लिए जानी जाती है? देखो साथ चालें भी अनेक प्रकार की होती है, तो गाय में पाई जाती है एक प्रकार की चाल गाय स्वाई चाल। तो स्वाई चाल कौन सी गायों के अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कांकरेज, और राजस्थान में और भारत में सबसे फेमस कांकरेज अधिक पाई जाती है साथियों। क्लियर हुआ? 91 नंबर क्वेश्चन है कि स्वांप भैंसों और वाटर पानी में क्या अंतर? देखो स्वांप भैंसें अलग होती है और वाटर पानी अलग होती है। बहुत सारी करके आएंगे वाटर भैंसें पानी में रहती है, गलत बात है। गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, संख्या का अलग अलग होता है, उसी प्रकार से अलग अलग पाँच और किसी प्रकार का कारण नहीं है। यदि गलत हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि यार चलता रहता है इतना सा, कि हमारे सर तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप बस चिंता रखो कि थोड़ा सा धीरे रखो बातचीत का। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं कहलाता है, यानी कि वह स्थान बताओ जहाँ पर जीन होते हैं, जिसे हम जोक के नाम से जीन जोक के जो गुणसूत्र के ऊपर रहते क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लोकस, कहलाता है लोकस कहलाता है। अगला है कि कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है?
कितने वर्ष का ऊँट होता है जो फुल माउथ यानी कि जो पूरा लंबा ऊँट अपना मुंह होता है, तो वो कहलाता है, कितना कहलाता है, 5 वर्ष के होने पर फुल माउथ उसके ऊँट अच्छे प्रकार का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का है कि गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है। गोदन करने के लिए तो वो कहलाता है कान कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गायों की आवाज़ क्या है। गायों की आवाज़ बनाते समय एक गाय को आवाज़ हेतु कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। एक गायों की आवाज़ बनाते थे, गौशाला बनाते तो एक गाय को आवाज़ हेतु यानी कि एक गाय है उसके बैठने से सारी चीज़ें गोबर करने तक की जगह कितनी जगह चाहिए हमको, कितनी चाहिए भाई। तो उसके लिए हमको जगह चाहिए मेरे प्यारे साथियों 40 से 60 मीटर है, ये उसको जगह चाहिए साथियों। उसको बैठने चाहिए, गोबर करना चाहिए, इसके लिए इतनी जगह तो ऑन इम्पोर्टेंट है। अगला है कि बहुयुग्म एलील का उदाहरण है। बहुयुग्म एलील का उदाहरण क्या होगा साथियों। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने ड्रोसोफिला की आंखों का रंग है, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग हो जाएगा। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि इंसानों के गंजापन उदाहरण है। बहुत सारे सेक्स लिमिटेड ट्रेट करके आएंगे जो बहुत ही गलत हो जाएगा। सेक्स इन्फ्यूटिसेंस के हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा, सेक्स इन्फ्यूसेंट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का है प्यारे साथियों कि किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उन्हें उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का साथियों कि एक ही नस्ल के जानवरों को आपस में रिश्तेदार नहीं होते हैं कि ब्रीडिंग को कहते हैं। यानी कि एक ही नस्ल के जानवर तो भी रिश्तेदार नहीं कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं साथियों लाइन ब्रीडिंग प्रजनन। लाइन ब्रीडिंग प्रजनन कहते हैं। प्रजनन एक होता है लेकिन जो रिश्तेदार नहीं होते हैं साथियों। अगला है घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं विद्यार्थी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर का कि प्रोजेनी टेस्टिंग है, यानी कि जो प्रोजेनी टेस्टिंग है वो तो क्या है, वो क्या मतलब है उसका। तो वो है नर सांड के चयन की विधि। यानी कि जो सांड होता है उसका सांड जो विधि होता है उसको प्रोजेनी जो उसका जो लिंग होता है उसका जो चयन यानी कि टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, नर सांड चयन विधि कहलाता है। कुछ आप उल्टा सुल्टा मत सोचो, ये आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है, रुचि करना ही है। अगला है कि किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या है, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है साथियों। तो वह होती है सूअर में। किसमें, सूअर में सबसे अधिक होती है। अगला है कि एलन स्क्वायर यानी कि द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है। तापक्रम कितना होता है साथियों, तो वो होता है -196 डिग्री। 196 माइनस डिग्री होता है। घोड़ी की में ब्याहने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि घोड़ी ब्याती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रसव। देखिए मुझे इसमें से समझ में नहीं आया इसलिए मैंने उत्तर बता दिया आपको। प्रसव कहते हैं। यदि इसमें से कोई 4 ऑप्शन में से एक हो तो टिक लगा देना है साथियों, इसे प्रसव कहते हैं। ओके, अगला 110 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने किया जा रहा है कि भैंस में मध्य चक्कर की लंबाई होती है। भैंस में मध्य चक्कर होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई होती है 21 दिन की होती है, 18 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, फिर 25 दिन की होती है। तो 21 दिन की होती है साथियों, 21 डेज की होती है। क्लियर हुआ। 111 नंबर क्वेश्चन, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। घोड़ी का गर्भकाल होता है 11 माह 11 दिन का होता है। क्लियर हुआ। देखो साथियों पूरे 120 क्वेश्चन थे, लगभग आपको मैं 100 क्वेश्चन बता दिया हूँ। और जो 100 यानी कि जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी मैं क्वेरी आपको डालूंगा कहाँ पर, इसी पर चैनल पर डालूंगा, शाम को डाल दूंगा साथियों। क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों को यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। ओके साथियों, जो मॉडल पेपर था वो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। खला जाएगा आपके लिए मॉडल पेपर सेकंड। रोजाना के मॉडल पेपर डालूंगा जब तक कि दिसंबर 1 जनवरी तक आपके लगभग बहुत सारे मॉडल पेपर आ जाएंगे। तो सभी दोस्तों के लिए जय हिंद जय भारत।